हाँ, तो हम शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और मैंने बताया था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में एक केस होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, ये है कोई रिवर है या पॉन्ड है, मान लो स्विमिंग पूल मान लो, नीचे पानी भरा हुआ है और यहाँ पर एक सोर्स हमने रख दिया। फ्री सरफेस से कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है? h डिस्टेंस पर। और ऑब्जर्वर है बाहर। तो जो ऑब्जर्वर बाहर है, जब ये इसको सोर्स ऑफ लाइट को देखता है, सोर्स यहां रखा हुआ है एस, जब ये सोर्स ऑफ लाइट को देखेगा तो उससे आने वाली लाइट उसको नजर कब आएगी? उसको लाइट नजर तब आएगी जब रे ऑफ लाइट सोर्स से स्टार्ट हो, पानी में चले, फिर उसका वाटर टू एयर रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्टेड रे उसकी आंखों में आएगी तो उसको सोर्स दिखेगा। लेकिन जैसा कि ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल कर रही है। कहां से कहां जा रही है ये? डेंसर से रेयरर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के कंपैरिजन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, है ना। जब ये डेंसर से रेयरर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाती है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू इसमें ज्यादा होगी। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक ऐसी वैल्यू भी होगी जिस पर रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। उस एंगल को क्या कहते हैं हम? क्रिटिकल एंगल। तो हमने मान लिया कि ये जो रे ऑफ लाइट यहाँ इंसिडेंट हुई है, यहाँ पर जो एंगल बना है ये एंगल क्रिटिकल एंगल है थीटा सी, और यहाँ पर इस तरफ भी ऐसी एक सिचुएशन आएगी, ये हमने नॉर्मल बनाया और ये एंगल कितना है? थीटा सी। तो ये जो रीजन आप देख रहे हो यहां से यहां तक का, इस रीजन से तो रे ऑफ लाइट निकल के बाहर चली जाएंगी, लेकिन इधर से जो रे ऑफ लाइट है बाहर नहीं निकलेगी। दिवेश, क्यों नहीं निकलेगी रे ऑफ लाइट बाहर यहां से? मतलब जो ये वाली रे ऑफ लाइट जो मैंने बनाई रेड कलर में, ये रे ऑफ लाइट बाहर नहीं जाएगी। क्यों नहीं निकलेगी? इसका रीजन बताओ। हाँ, यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, ये वाला एंगल छोटा था, एंगल और बड़ा हो गया, तो इसका TIR हो जाएगा। तो ये रे ऑफ लाइट वापस किस में आ जाएगी? वाटर में आ जाएगी। तो ये बाहर नहीं गई। बाहर नहीं गई तो बाहर वाले को कुछ नजर भी नहीं आया। तो जो बाहर जो पर्सन है उसको सारी की सारी जो रे ऑफ लाइट है वो कितने एरिया में नजर आती है? केवल इस सर्कल में नजर आएगी या इस डिस्क में नजर आएगी, जो भी रे ऑफ लाइट है, क्योंकि वो केवल उस हिस्से से ही रे ऑफ लाइट बाहर निकल रही है। समझ में आया? एक उसको ब्राइट पैच दिखाई देगा, वो जो ब्राइट पैच होगा यहां पर, बस उसमें लाइट दिखाई देगी, उसमें चमक दिखाई देगी यहां पर। और जो ये वाला रीजन है, इस वाले रीजन में रे ऑफ लाइट बाहर नहीं आई, तो यहां पर उसको डार्क दिखाई देगा। क्लियर ये बात? ठीक है। अब हमको कुछ रिलेशन निकालना है हाइट में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, यानी AS और थीटा सी वगैरह का रिलेशन चाहिए है। ये एंगल थीटा सी है, तो अलीशा, अलीशा ये एंगल कितना होगा? ये वाला इधर का एंगल कितना है? ये जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। थीटा सी। तो ये एंगल भी कितना है? थीटा सी के ही बराबर है। तो यहां पर हम लिखते हैं टेन थीटा सी। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम? ले रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल, इसको लिख लेते हैं B। तो BAS, इस राइट एंगल ट्राइंगल में टेन थीटा सी इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, और बेस कितना है? AS के बराबर। ठीक है। तो ये तो आया टेन थीटा सी। AB क्या है? उस डिस्क की रेडियस है, जिस रेडियस में उसको नजर आएगा, तो मैं लिख लेता हूं R। और AS क्या है? डेप्थ है सोर्स की, फ्री सरफेस से जितनी डेप्थ पर ये सोर्स रखा हुआ है वो डेप्थ है H के बराबर। तो H रेडियस अगर हम निकालें इसमें,
तो रेडियस की वैल्यू आ जाती है h tan थीटा सी। तो r इक्वल टू h tan थीटा सी, ये रेडियस है। अब हम स्नेल्स लॉ और लगा दें यहाँ पर, तो स्नेल्स लॉ से साइन थीटा सी की वैल्यू होती है 1/μ के बराबर। तो साइन थीटा सी अगर 1/μ है, तो अगर ये एंगल है ट्राइंगल में मान लो थीटा सी, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना हुआ 1 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है म्यू के बराबर। ठीक है, तो बेस कितना हो जाएगा √μ² - 1। तो साइन थीटा सी अगर 1/μ है तो tan थीटा सी की वैल्यू कितनी हुई? tan थीटा सी हो जाएगा 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 अपॉन √μ² - 1। ये इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम लिख सकते हैं r इक्वल टू h अपॉन √μ² - 1 के बराबर। ये है रेडियस उस डिस्क की जिस रेडियस में ये देख सकता है और जिस एरिया में देख सकता है, एरिया ऑफ ब्राइट पैच ऑन वाटर सरफेस। वाटर सरफेस पर जो ब्राइट पैच है उसका एरिया कितना हो जाएगा πr²। तो ये हुआ पाई और r² की वैल्यू है h² अपॉन μ² - 1। ये दो रिजल्ट है। तो पहले इतना समझो और इसमें अगर कोई डाउट हो तो बताओ। अभी तक जो हमने किया इसमें कोई डाउट है? आरुषि, दिव्येश, अलीशा, बताओ जरा, कुछ पूछना है इसमें? अच्छा, इसमें ना कुछ और एक चीज और भी पूछी, बताओ अलीशा, कुछ और भी कराया था इसमें? आरुषि, कुछ और भी कराया था तुमको स्कूल में इस पर? ये रे ऑफ लाइट बाहर निकल गई, यहां से देखो ये रे ऑफ लाइट बाहर निकल जाएगी, ये रे ऑफ लाइट बाहर निकलेगी, यहां से ये बाहर निकल जाएगी, यहां तक की रे ऑफ लाइट बाहर निकलेगी, ये बाहर निकल जाएंगी ऐसे। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाओ जरा। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अगर हम लगाएं तो एक चीज ध्यान दो, चलो नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में ये होता है कि एक रे ऑफ लाइट यहां से इंसिडेंट हुई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका θ1 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है θ2। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब यह है कि अगर ये रे ऑफ लाइट यहां से θ2 एंगल पर इंसिडेंट होगी तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा? θ1 हो जाएगा। मान लो यहां पर हमने एक प्लेन मिरर रख दिया, उस प्लेन मिरर पर ये रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर गिरी, जब परपेंडिकुलर गिरी तो यहां से अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, तो जब ये वापस आ रही होगी दोबारा से यहीं पर आएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन जाएगा इसका? θ2 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा? θ1। है ना, क्लियर है ये? ठीक, अच्छा, अब फिर पुराने वाले सिचुएशन पर आ जाओ जरा। जो पुरानी वाली सिचुएशन थी वो ये है कि ये है स्विमिंग पूल है मान लो, या पॉन्ड है, कोई तालाब है, और उस तालाब में एक फिश है, ये है उसकी आंख। तो फिश की आंख से निकल के कौन कौन सी रे बाहर जा सकती हैं? ये रे ऑफ लाइट क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट हुई और ये निकल गई इधर 90 डिग्री पर। ऐसे ही एक रे ऑफ लाइट मैंने इधर बनाई फिश की आंख से,
वो क्रिटिकल एंगल पर गिरी और वो चली गई यहाँ 90 डिग्री पर। तो फिश की आंख से जो रे ऑफ लाइट इधर गिरेगी यहां पर, इसका तो TIR हो जाएगा, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया तो ये तो वापस लौट आएगी। तो जो रे ऑफ लाइट फिश की आंख से बाहर जा रही हैं वो रे ऑफ लाइट कौन कौन सी हैं? वो है ये वाली, ये इधर निकल जाएगी, ये इधर चली जाएगी, ये चली गई है, ये बाहर निकल गई है, ये बाहर निकल गई है, ये रे ऑफ लाइट बाहर निकल गई है ना। केवल ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में अगर कोई होगा, कोई पर्सन अगर होगा तो वो किसको देख सकता है? फिश को। लेकिन कोई आदमी अगर यहां पर है तो फिश को नहीं देख पाएगा। ये बात समझ में आई? अगर कोई आदमी इस जगह है तो फिश को नहीं देखेगा, क्योंकि रे ऑफ लाइट इधर आई नहीं, वो तो पहले ही TIR हो गया उसका। क्यों? तो ये समझ में आया? अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाएं तो फिश भी क्या होगी? फिश को भी एक लिमिटेड रीजन में ही दिखाई देगा। मतलब फिश की आंख में कौन कौन सी रेस पहुंचेंगी? जो रेस यहां से बाहर जा रही है वही रेस फिर फिश की आंख में आएंगी, और कोई सी रे उसकी आंख में नहीं आने वाली। इसका मतलब यह है कि रेडियस R की जो डिस्क हमने बनाई थी, उस डिस्क पर जो बाहर से रे इंसिडेंट होती हैं वही रेज इसकी आंख में पहुंचेंगी। लेकिन जो रेज एयर से वाटर में आ रही हैं, जो रेज एयर से वाटर में आ रही हैं, उनका TIR नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो तो रेयर मीडियम से डेंसर में आ रही है। तो एयर से जो भी रे आती है वो सारी की सारी रे पानी में जाएंगी, लेकिन वो सारी रेज फिश की आंख में नहीं पहुंचेंगी। फिश की आंख में कौन सी आएंगी? जो इस डिस्क में गिरती है। जो रेज इस डिस्क में गिरती हैं केवल वही रेज फिश की आंख में आएंगी। ये इतना समझ में आया कि नहीं? आरुषि, ये चीज क्लियर है? तो हम ये क्लेम किस बेसिस पे कर रहे हैं, मुझे समझाओ जरा, कि फिश की आंख में यही रेस क्यों आएंगी? किस बेसिस पे बता रहे हैं हम ये? हाँ, ये हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के बेसिस पे बता रहे हैं। मतलब जो रे ऑफ लाइट यहां पर इंसिडेंट होती है, ये वाली, ये जो रे है, ये अंदर आएगी तो सही, लेकिन ये फिश की आंख में नहीं आएगी। ये कहां जाएगी? बोलो। ये यहां कहीं पहुंचेगी, नीचे। जो इधर से रेज आ रही हैं वो आएंगी तो सही पानी में, लेकिन फिश की आंख में नहीं आएंगी। फिश की आंख में कौन सी रेज आएंगी? जो इस डिस्क से बाहर निकली हैं। उसी उसी में हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाएं तो वही रेस क्या हो जाएंगी? अंदर आएंगी तो फिश की आंख में पहुंचेंगी। क्योंकि जो रे वापस आएगी उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? जो बाहर जाने वाली रे के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, वो सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, वो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो अपने पाथ को रिट्रेस करते हुए यहां तक आई। मतलब यहां पर अगर एक ट्री बना दिया जाए, यहां पर हमने एक ट्री बना दिया ऐसे, तो अगर ये जो ट्री है तो पूरा का पूरा ट्री उसको दिखाई नहीं देगा। ट्री से चलने वाली जो रेज डिस्क में गिरेंगी वो वाली रेज तो इसकी आंख में पहुंच जाएंगी। तो ये जो ट्री है वो दिख जाएगा इसको, लेकिन ट्री का जो ये है, ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, ये हिस्सा फिश को नहीं दिखेगा, क्योंकि इससे आने वाली जो रे है वो इसकी आंख में नहीं पहुंचेगी। समझ में आ रही है बात? तो फिश जो है आउटसाइड वर्ल्ड, जो बाहर की दुनिया है, वो सारी दुनिया को इस एक कोन में देखती है। ये तुम्हें पढ़ाया था, एक कोन में देखती है फिश सारी चीजों को, और उस कोन का जो बेस का रेडियस है, वो रेडियस कितना होता है? R इक्वल टू H टेन थीटा सी निकाला था हमने, या R इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो फिश को सारी दुनिया
नजर आती है किस में? एक कोन में नजर आती है। ये समझ में आया कि ये यही पढ़ा था तुमने? लेकिन ये केवल फिश के लिए सही नहीं है, ये हमारे लिए भी यही सही है। फिश की जगह हम अपनी आंख रख दें यहाँ पर, तो उस आंख को भी बस सारी दुनिया बाहर जो है इस कोन में ही नजर आएगी। कभी स्विमिंग पूल में जाओ तो अंदर पानी के अंदर जाके बाहर देखना, तो तुमको बस एक जो कुछ दिखेगा वो एक कोन में दिखेगा। लेकिन स्विमिंग पूल का पानी साफ होना चाहिए उसके लिए। क्यों दबे, स्विमिंग पूल वगैरह गए हो तुम लोग कभी? है? अच्छा, लेकिन बाहर की चीजें देखने के लिए एक तो पानी कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए। बहुत ज्यादा हिलता डुलता होगा तो वो दिखेगा नहीं। पानी शांत हो और चुप, नाक बंद करके चुपचाप डुबकी मारो पानी में और फिर ऊपर देखो, तो तुम्हें बाहर की सारी चीजें दिखेंगी ही नहीं, और जो भी दिखेंगी वो केवल एक कोन में दिखेंगी, इस हिस्से में, इतने हिस्से में चीजें दिखेंगी बस। ऐसा कोन जैसा शेप दिखता है। अब तुम लोग तो नदी वगैरह में जाते नहीं हो, हम लोग तो बचपन में नदी वदी में खूब गए हुए हैं, तो वहां पे सब ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो ये था प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन में TIR वाला केस। अच्छा, इसमें कुछ और पूछना है तो मुझे बताओ, फिर मैं इसके आगे ना प्रिज्म स्टार्ट करूंगा। कुछ पूछना है? हालांकि एक और चीज इसमें होती है, अब मैं सोच रहा हूँ तुम लोगों को कराऊं कि ना कराऊं यार। ये देखो, वो स्कूल के तो ज्यादा काम की नहीं है इसमें। उसका जो काम है वो होता है बेसिकली JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिविएशन का एक ग्राफ होता है, मतलब रे ऑफ लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, तो अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को ले लें एक्स एक्सिस पर, और जो डिविएशन प्रोड्यूस हुआ है उसको ले लें वाई एक्सिस पर, तो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। इस तरह का एक ग्राफ आता है, और जहां पर ये टच करता है ये है π/2 माइनस थीटा सी, और ये हो जाता है डबल इसका, यानी पाई माइनस 2 थीटा सी होता है। ये I इक्वल टू थीटा सी होता है, और ये होता है मैक्सिमम वैल्यू I की π/2 के बराबर। तो एक ऐसा ग्राफ आता है। किस किस के बीच में ग्राफ है ये? डेविएशन के बीच में और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में। ये कब है, किस केस में है ये? नहीं, TIR में नहीं है ये। When ray of light is traveling from denser medium to rarer medium, graph between deviation and angle of incidence. दिल्ली SR मीडियम लिख दिया यार इसने। denser medium to rarer medium, graph between इस तरह का ग्राफ बनता है। ये किस किस के बीच का ग्राफ है ये? अरे भाई बताओ ना, किस किस के बीच का ग्राफ है? बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। किस किस के बीच का ग्राफ है ये? आरुषि बताओ। हाँ, अब देखो इस क्या मतलब है इसका, देखो मैं समझा देता हूं तुमको, अभी समझ में आ जाएगा।
अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू, जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पर आई और रे ऑफ लाइट बाहर निकल गई, तो ये हो जाता है आर। ये है ओरिजिनल डायरेक्शन। तो ओरिजिनल डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन के बीच का एंगल है डेल्टा, और ये किसके बराबर होता था? आर माइनस आई के बराबर। ये मैंने ऑलरेडी तुमको बता दिया था इसमें। तो व्हेन आई इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से कम है, तो ये थीटा सी, तब टी आई आर तो होगा नहीं, टी आई आर नहीं होगा। देन एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इक्वल टू कितना है? आर माइनस आई के बराबर है। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन कितना है? आर माइनस आई के बराबर है। इसको लिखा मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इसमें डेल्टा भी वेरी करेगा, आर भी वेरी कर रहा है और आई भी वेरी कर रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, हमने लगाया स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ लगाया तो मैंने लिखा म्यू आई साइन आई। म्यू आई क्या चीज है? जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये म्यू आई है, और ऊपर जो है वो क्या है? म्यू आर है। ये म्यू आर है, तो म्यू आई साइन आई इक्वल टू म्यू आर साइन आर। समझ गए स्नेल्स लॉ? ये कैसे लगा दिया है हमने, कहां पर? इधर। क्यों भाई, ठीक है ना? तो ये स्नेल्स लॉ लग गया। अब ग्राफ प्लॉट करना है मुझे किसके बीच में? आई और डेल्टा के बीच में। तो मुझे आर हटाना था, इस वाले एक्सप्रेशन से आर को हटाना है। तो आर को हटाने के लिए मैं ये एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। आर हटाने के लिए मैंने लिखा साइन आर इक्वल टू म्यू आई साइन आई अपॉन म्यू आर, और आर इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स म्यू आई अपॉन म्यू आर इंटू साइन आई। इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 से डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स म्यू आई अपॉन म्यू आर इंटू साइन आई माइनस आई। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। तो इस इक्वेशन को हमने इसलिए लिख के दिखाया कि इस इक्वेशन से कोई बहुत बड़ी हेल्प नहीं मिलने वाली, क्योंकि हम ग्राफ नहीं खींच पाएंगे। हमें नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स के जो ग्राफ होते हैं उन्हें खींचने में तो दिक्कत होती है। तो ये तो साइन इनवर्स इनवर्स का ग्राफ है, तो इसमें तो और हालत खराब हो जाएगी। लेकिन इस ग्राफ से डेल्टा और आई के इस रिलेशन से हमको एक चीज कंफर्म हो गई कि ये जो ग्राफ आएगा ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, है कि नहीं? इतना तो क्लियर हो गया ना कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्यों भाई? हाँ, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, हमको इतनी क्लैरिटी आ गई। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ये वैलिड कब तक है? जब तक आई की वैल्यू थीटा सी के बराबर है या उससे कम है। ये टी आई आर में नहीं लगेगी ये वाली इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन कहां तक लगानी है हमको? टी आई आर से पहले पहले। तो इसका जो हिस्सा है ये, इसमें आई कहां से कहां तक हो सकता है? इक्वेशन नंबर 3 इज वैलिड above equation is valid for I equal to 0 to I equal to I less than or equal to थीटा सी, उसके लिए वैलिड है। उसके बाद तो टी आई आर हो जाएगा। अच्छा, टी आई आर में ये वाली इक्वेशन क्यों नहीं लगेगी? टी आई आर में डेविएशन कितना होगा? समझते जाओ भाई, अब तुम लोग इतने होशियार हो चुके हो। हम लोगों ने बहुत सुपरफिशियली नहीं पढ़ा है यार, हम लोगों ने अच्छे लेवल से पढ़ा है। अगर टी आई आर हुआ तो रे ऑफ लाइट से मीडियम में वापस आ गई, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई के बराबर है। तो इसमें डेविएशन कितना होता है टी आई आर के केस में? हाँ, इन केस ऑफ टी आई आर, ये टी आई आर का डेल्टा इक्वल टू होता है 180 या पाई माइनस
2i के बराबर। कौन सा होता है एंगल ऑफ डेविएशन? ये ओरिजिनल डायरेक्शन है, ये रे यहां पर गई तो ये डेल्टा है, यहां पर ये डेल्टा होगा, तो डेल्टा है पाई माइनस 2i। तो उसके बाद डेविएशन की इक्वेशन बनेगी पाई माइनस 2i से। अब देखो ये जो इक्वेशन है डेल्टा इक्वल टू, इसको मैं से लिख सकते हैं माइनस 2i प्लस पाई, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इसको किससे कंपेयर करो? y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी से। तो इसमें स्लोप नेगेटिव होगा, स्लोप कितना है? -2 के बराबर। इंटरसेप्ट कितना है? पाई के बराबर। और डेल्टा की जगह, y की जगह डेल्टा है, x की जगह i है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो इसलिए ये जो ग्राफ बनता है यहां पर, ये यहां से लेके यहां तक थीटा सी तक, ये ग्राफ से बनेगा? ये थर्ड इक्वेशन से बनेगा। तो इसका जो शेप है वो ये वाला आता है। अच्छा, इस ग्राफ से तुम दो पॉइंट्स तो तुम बता सकते हो। अगर मान लो आई की वैल्यू तुमने 0 रखी तो डेल्टा कितना आएगा? अगर आई 0 रखा तो डेल्टा कितना है? अरे आई 0 रख दिया तो माइनस आई कैसे हो गया? 0 ही हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि ग्राफ स्टार्ट तो 0 से होगा। इसके बाद आई की वैल्यू थीटा सी रख दो इस इक्वेशन में। तो आई को अगर थीटा सी रख दोगे, या इसमें रखने की क्या जरूरत, तुम यहीं से देख लो। अगर आई को हम थीटा सी रख दें तो डेल्टा कितना हो जाएगा? देखो आई को अगर तुमने क्रिटिकल एंगल के बराबर रख दिया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? 90। तो ये आर को लिख दूंगा मैं 90 माइनस आई, 90 माइनस आई या पाई बाई 2 माइनस आई। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो डेविएशन हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा सी, यानी कि ये वाला। तो ये ग्राफ कहां तक गया है? पाई बाई 2 माइनस थीटा सी तक। और स्ट्रेट लाइन नहीं है ये, 0 से डेविएशन बढ़ता जाता है। तो बढ़ते बढ़ते हम यहां पहुंच गए। अब ये जो कर्व है ये कौन सा है हमें नहीं पता, ये सर्कल वर्कल तो नहीं है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन सर्कल की तो नहीं है, ये साइन का कोई कर्व है ना? ठीक है, तो ये कर्व कौन सा है हमें उसमें दिमाग नहीं लगाना, हमको बस ये लगाना है कि स्ट्रेट लाइन नहीं है और दूसरा डेविएशन इंक्रीज होता जा रहा है। आई बढ़ाने पे डेविएशन बढ़ रहा है, तो हमने आई बढ़ाने पे डेविएशन को बढ़ाते बढ़ाते हम यहां चले गए। तो ये रिलेशन आ गया। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू जैसे ही क्रिटिकल एंगल से बड़ी होती है तो क्या हो जाता है? टीआईआर हो जाता है। अब जैसे टीआईआर होगा तो फिर डेविएशन किस इक्वेशन से मिलेगा? इस वाली इक्वेशन से मिलेगा, डेल्टा इक्वल टू पाई माइनस 2i से। तो फिर ये क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो यहां पर ये जो ग्राफ आएगा ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये है ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड डेविएशन प्रोड्यूस्ड। समझ में आई बात? अब आरुषि, अलीशा, तुम्हारी आवाज नहीं आई। ठीक है, अब इस ग्राफ की इंपॉर्टेंस क्या है? अब ग्राफ तो याद करने के लिए हो जाते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि मान लो मैं एंगल ऑफ डेविएशन सेलेक्ट करता हूं यहां पर एक डेल्टा 1 तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? ये डेविएशन जितना डेविएशन प्रोड्यूस हुआ है इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा? यहां से हम एक लाइन खींचते हैं इधर, तो एक तो ये होगा I1 और एक ये होगा I2। मतलब समझ में आया? सेम डेविएशन के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पॉसिबल है यहां पर, यानी कि वो दो डेविएशन कब कब पॉसिबल है? ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर रहा होगा, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस रहा होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो डेविएशन की वैल्यू है उसमें क्या हुआ होगा?
केवल रिफ्रैक्शन हुआ है, रे बाहर निकल गई है। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 है तब भी इतनी डेविएशन है, लेकिन उस केस में क्या हुआ होगा, उस केस में TIR हुआ होगा। तो अब जैसे जेई में क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे कि दो एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिए, उन्होंने कहा कि दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस के करस्पॉन्डिंग डिविएशन सेम है, यानी डेल्टा सेम है। एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग है दो, ठीक है। और एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है मान लो 30 डिग्री और एक है 60 डिग्री, दोनों पर डेल्टा की वैल्यू सेम है। अगर दोनों पर डेल्टा की वैल्यू सेम है तो कैसे पता करोगे कि किस में TIR हुआ है और किस में रिफ्रैक्शन हुआ है? तो हमको पता चलेगा कि जो छोटा एंगल है उस पर क्या हुआ होगा, रिफ्रैक्शन, और जो 60 डिग्री वाला एंगल है उस पर क्या हुआ होगा, TIR हुआ होगा। और दोनों को ही करस्पॉन्डिंग डेल्टा की वैल्यू कैसी है, सेम है। तो ये क्वेश्चन जो है इस ग्राफ से ही सॉल्व होते। ऐसा इसलिए पता चला बेटा कि ये जो ग्राफ है ना, ये पहला वाला जो ग्राफ है ये किसके लिए बनाया है हमने, यहां तक ये बनाया है इसके लिए। बिफोर TIR था ये डेविएशन किससे का फॉर्मूला ये था ना, और TIR के बाद ग्राफ इससे बना है, वो स्ट्रेट लाइन आया है। तो ये कब तक वैलिड है, क्रिटिकल एंगल तक। और ये शुरू होता है कहां से, क्रिटिकल एंगल के बाद से लेके π/2 तक। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से लेके और π/2 तक होती है आई की वैल्यू, तब तक ये वाला पोर्शन वैलिड है। और क्रिटिकल एंगल से पहले डेविएशन के लिए ये वाला ग्राफ वैलिड है, ये जा रहा है जो यहां पर। नहीं समझ में आया ना तुमको? क्यों आरुषि, नहीं समझ में आई ये बात? अच्छा, ये नहीं क्लियर हो रहा है। अब उसके लिए हमको जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, वर्मा जी के पास। वर्मा जी की बुक, रुक जाओ जरा मैं ढूंढता हूं। ऑप्टिक्स वॉल्यूम 1 में है ना? नहीं नहीं, ऑप्टिक्स वॉल्यूम 1 में है, SC वर्मा में ऑप्टिक्स वॉल्यूम 1 में है। और इसमें निकालते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 30। चलो 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूं तो तुम्हें दिमाग में ये चीजें सेट हो जाएंगी, है ना। तो ये ले आया मैं क्वेश्चन उठा के। ये 4 क्वेश्चन है वर्मा जी के। तो क्वेश्चन नंबर 28 से शुरू करते हैं, चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, दिमाग में सारी चीजें सेट हो जाएंगी। आवाज आ रही है ना? तो क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन ए लाइट रे इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम ग्लास टू एयर। इसका क्या मीनिंग है?
चलो अलीशा को थोड़ा परेशान करते हैं। अलीशा बताओ जरा क्वेश्चन का मीनिंग। इसमें मैक्सिमम वर्ड का क्या मीनिंग है? एक तो पहले इसकी आवाज कम आती थी, अब लगता बीमार हो गई तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है। हाँ दिवेश तुम बताओ। हाँ इन्होंने ये पूछा है मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट रे इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम ग्लास। maximum angle of refraction when light ray is refracted from glass। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जबकि रे ऑफ लाइट आर तो बढ़ता ही जाता है। फाइंड द मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ग्लास से एयर में जा रही है तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताइए कितना होगा। आंसर बताओ, इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है इसमें तो। दिवेश अरे करना नहीं है भाई, डायरेक्ट बता 90 डिग्री होगा ना, इसमें क्या है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 90 हो सकती है बेटा। कब, जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो, क्रिटिकल एंगल के बराबर हो। तो इसमें रे ऑफ लाइट, वो ये चेक करना है इस छोटे से क्वेश्चन में है वो कि तुम लोग बेवकूफ तो नहीं बन रहे। रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही है, ग्लास टू एयर जा रही है ना इस क्वेश्चन में। तो रे ऑफ लाइट ग्लास टू एयर जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है। रे ऑफ लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो कहीं ना कभी टीआईआर होगा उसका। अच्छा, इसका जो क्रिटिकल एंगल कितना है तुम चेक कर सकते हो। इस केस में क्रिटिकल एंगल कितना आएगा, साइन थीटा सी इक्वल टू 1/1.5, ये कितना होगा 2/3। साइन इनवर्स 2/3 किसके बराबर है, थीटा सी के बराबर है। ये क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है। तो इसमें नहीं, उसमें निकालने तुम बस इतना ही करके ना अंदाज से कर लो इसको। मतलब हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए क्रिटिकल एंगल की, हमको ये आइडिया लगाना है कि टीआईआर होगा कि नहीं होगा। तो देखो जो साइन इनवर्स 2/3 आया है यहां पर, इसका मतलब ये क्रिटिकल एंगल है, तो टीआईआर हो रहा है। और अगर टीआईआर अगर हुआ तो इसका मतलब है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अच्छा एक चीज और याद रखना कि रे ऑफ लाइट अगर डेंसर मीडियम से चलो अच्छा उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे ना। जब भी ये डेंसर से रेयर में जा रही है टीआईआर होगा, और जब जब क्रिटिकल एंगल पर होगा तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। इसका आंसर हो गया 28 का। 29 पर आओ, क्वेश्चन नंबर 29। Light is incident from glass to air. Sketch the variation of angle of deviation delta with the angle of incidence I for I greater than 0 less than 90। ये कर लोगे। हाँ ये तो मैंने अभी भी कराया तुमको, यही कराया है, यही ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, ये तो हम कर चुके। देखो एस सी वर्मा जो बुक है ना, ये मुझे इसलिए बड़ी अच्छी लगती है। इसमें क्या है, क्वेश्चन की जो सीक्वेंस देखो कितनी बढ़िया है। पहले वो तुमसे ग्राफ बनवा रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 29 में, और ग्राफ बनवा के फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे वो। अब क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करो।
अलीशा, रे ऑफ लाइट ग्लास टू वाटर जा रही है, ठीक है, तो ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है या रेयरर से डेंसर में जा रही है? हाँ, क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो ये गई है डेंसर से रेयरर मीडियम में। तो कुछ वैल्यूज के लिए तो क्या होगा, इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस की कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जिसपे इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ के क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा, आई ग्रेटर देन थीटा सी, तो उसका फिर टी आई आर हो जाएगा। यानी दोनों तरह के डेविएशन इसमें होंगे। तो उन्होंने पूछा क्या है बच्चों, फाइंड द रेंज ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन फॉर विच देयर आर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जरा ग्राफ को रेफर करो, जिसने ये ग्राफ नहीं पढ़ा होगा उससे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, उसे क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन में ये क्या बोल रहे हैं। ये था आई और यहां पर था डेल्टा, और ये वाला जो हिस्सा है यहां पे क्या हुआ है, आई इक्वल टू थीटा सी के बराबर था। यहां पर डेल्टा की वैल्यू कितनी थी, पाई बाई टू माइनस थीटा सी, और यहां पर डेल्टा कितना था, पाई माइनस टू थीटा सी। ये ग्राफ हमने बनाया था अभी। अब आरुषि, अब तुम मतलब बताओ क्वेश्चन का। आरुषि, क्वेश्चन का मीनिंग समझाओ यार जरा। इसमें ये पूछ रहे हैं फाइंड रेंज ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन फॉर विच देयर आर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस, यानी कि सेम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस होते हैं। वो रेंज कहां तक है, डेल्टा की रेंज कहां तक होगी? देखो वो रेंज यहां पर है, ये देखो यहां से लेके यहां तक जो डेल्टा है, यहां से लेकर और यहां तक जो डेल्टा है, इस डेल्टा के करस्पॉन्डिंग दो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अगर मैं ग्राफ बनाऊं, एक पॉइंट एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, एक ये वाला है, एक ये है, एक ये है, मतलब एक एंगल ऑफ इंसिडेंस इधर है, एक इधर है। एक डेविएशन यहां पर कितना है, डेल्टा के बराबर है, और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा, एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा। आए समझ में? इसके ऊपर अगर हम चलते हैं, इधर देखो, जैसे ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां पर हमने एंगल ऑफ डेविएशन लिया ही है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस केवल एक ही पॉसिबल है, ये वाला। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पॉसिबल है जो यह वैल्यू होगी। मतलब मैं यहां से परपेंडिकुलर आई पर खींचूं तो आई की जो वैल्यू आ रही है यहां पर, इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर डेविएशन के करस्पॉन्डिंग आई की केवल एक वैल्यू है, लेकिन इधर जो डेल्टा है उसके करस्पॉन्डिंग आई की दो वैल्यूज है, एक इस वाले पर भी है, एक इस वाले पर भी है। तो दो दो वैल्यूज क्यों हैं? दो वैल्यूज इसलिए है कि जैसे डेविएशन टीआईआर के बाद डेविएशन कितना होता है, 180 माइनस 2i होता है, और उससे पहले कितना होता है, जब रिफ्रैक्शन होता है तो डेविएशन कितना होता है, r माइनस आई होता है। वेरी गुड। तो अगर रिफ्रैक्शन हुआ और डेविएशन कितना माइनस, मान लो 30 डिग्री है, तो r माइनस आई की, इसको मैं i1 लिख लेता हूं, i1, तो i1 की वैल्यू कितनी होगी, r माइनस 30, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया होगा, i1 के बराबर, जब डेल्टा कितना है, 30 है। और फिर डेल्टा कितना होगा, 30 रखूं मैं यहां, तो डेल्टा को अगर मैंने 30 रखा तो ये 180 माइनस 2i, तो ये कितना हो जाएगा, 2i इक्वल टू 150, और i इक्वल टू कितना आएगा, 150 बाई 2, यानी कितने डिग्री हुआ ये, 75। यानी कि सेम डेविएशन है, यहां पर डेविएशन कितना है, 30 डिग्री है, इसमें डेविएशन कितना है, 30 डिग्री है, लेकिन अगर तुमको ये वाला डेविएशन चाहिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी रही होगी, r माइनस 30।
ये वाला डेविएशन चाहिए 30, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी है 75 डिग्री। लेकिन इस वाले केस में क्या हुआ है, इस केस में क्या हुआ है AIR, और इसमें रे कहां निकल गई है, बाहर निकल गई है, रिफ्रैक्ट हो गई। तो लेकिन डेविएशन की वैल्यू तो दोनों में हमने सेम रखी ना, एक दोनों को 30 डिग्री रखा, लेकिन उनके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कैसी है, अलग अलग है। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्रिटिकल एंगल से कम रहा होगा, तभी रे बाहर गई है, और जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रहा होगा, इसलिए TIR हुआ है इसमें। समझ में आया कि नहीं आरुषि? नहीं समझ आया? पक्का आप समझ गए पूरी बात? तो फिर आंसर बताओ 30 क्वेश्चन का। अच्छा मुझे अप्रोच बताओ, क्या कर रहे हो आप लोग सॉल्व करने के लिए? हम्म? क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है? नहीं, इसमें क्वेश्चन बताओ, अच्छा पहले सॉल्यूशन छोड़ो। हाँ आरुषि क्या पूछा है? हाँ तो ग्राफ देख के बताओ कहां से कहां तक होगी वो रेंज, ग्राफ से बताओ।
हाँ, यहाँ से डेविएशन की रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके π/2 माइनस थीटा। तो बस ये आंसर हो जाएगा इसका। एक मिनट रुकना यार, ये फॉल किसका आ रहा है बार बार। चलो छोड़ो। तो यहां से लेके और यहां तक यही तो रेंज हुई ना डेल्टा की, जिसके करस्पॉन्डिंग दो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो एक तो आपको लिख देना है इसकी रेंज आई डेल्टा इक्वल टू 0, और दूसरा आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू π/2 माइनस थीटा सी। और साइन थीटा सी किसके बराबर होता है? साइन इनवर्स कितना? म्यू आर अपॉन म्यू आई होता है। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स म्यू आर। रिफ्रैक्टेड रे किस मीडियम में है? तो उसको क्या लिखना है मुझे? 1.33। तो 1.3 की जगह मैं लिख लेता हूं 4/3, एक ही बात है। और ग्लास के लिए 1.5 है, उसको लिख लेता हूं 3/2। तो ये हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 8/9, है ना? अब तुम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़े हुए हैं, तो जरा इसकी बताओ π/2 माइनस साइन इनवर्स 8/9 कितना होगा? नहीं नहीं, डिग्री में नहीं कह रहा हूं मैं, इसको इनवर्स फंक्शन में ही लिखना है। अरे यार तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? तुम लोग साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल, हाँ तो ये बनेगा ना, कितना होगा ये? कॉस इनवर्स 8/9 आएगा ना ये। हाँ ये आंसर दिया है बुक में, आंसर ये वाला दिया हुआ है इसमें 30 का 0 to कॉस इनवर्स 8/9, ये आंसर दिया हुआ है। तो कॉस इनवर्स 8/9 समझ गए ना? ठीक, चलो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर, अच्छा तो अब मतलब समझ में आया आज ये जो चीज हमने पढ़ी है आज, कि सेम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पॉसिबल हो सकते हैं। ये समझ में आई कि नहीं बात? हाँ, अब ये देखो तीन क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 30 था ना बेटा, ये क्वेश्चन वही इंसान सॉल्व कर सकता है जिसको ये चीज पता हो कि ऐसा हो रहा है यहां पर। अदरवाइज ये नहीं पढ़ा हुआ है तो उसे मतलब ही नहीं समझ में आएगा कि इसमें पूछा क्या है, क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझ में आएगा, वो सॉल्व करना दूर की बात है। अब जरा 31 सॉल्व कर दो। इसका आंसर अलीशा बताएगी। अलीशा, क्या निकाल दिया? कितना आया है क्रिटिकल एंगल? लाइट ग्लास टू एयर, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ डेविएशन इज 90 डिग्री। एंगल ऑफ डेविएशन 90 डिग्री कर रहे हैं, तो डेल्ट इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, तो एंगल ऑफ, इसमें क्या चीज हो रही है? चलो अच्छा, दिवेश तुम बताओ इसका आंसर। अगर रिफ्रैक्शन होता है तो डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा इक्वल टू
आर माइनस आई, हमको डेल्टा कितना चाहिए इसमें 90 इक्वल टू आर माइनस आई। तो पहले तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा इसमें कि हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं या इधर वाला फॉर्मूला लगाएं। दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाएं उसके लिए चेक करना पड़ेगा कि क्रिटिकल एंगल कितना है, टीआईआर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए जो क्रिटिकल एंगल है उसकी वैल्यू कितनी है, साइन थीटा सी आएगा 1/3/2, तो ये 2/3, ये लगभग कितने डिग्री आएगा, ये 0.6 होगा। मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं पूछ रहा हूँ 45 डिग्री से ज्यादा है, 60 डिग्री से ज्यादा है या कम, ऐसा आइडिया तो लगा ही सकते हैं। जैसे ये 0.5 से तो बड़ा है, इट इज ग्रेटर देन 0.5। और एक दिन हमने किया था √3/2 की वैल्यू कितनी आती है, लगभग 0.8। तो ये √3/2 से छोटा है, तो 0.5 को हम लिख सकते हैं साइन कितना 30 डिग्री लेस देन, ये 0.6, और ये लेस देन कितना हो जाएगा साइन 60। यानी कि इस केस में जो क्रिटिकल एंगल है वो क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री से बड़ा है और 60 डिग्री से छोटा है। अच्छा 45 साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, और 1/√2 की वैल्यू लगभग कितनी आती है, वन डिवाइडेड बाई 1.41, तो ये 0.7 के आसपास आती है। यानी कि ये साइन 45 डिग्री से भी छोटा आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ो, लगाओ दिमाग जरा इसमें। बताओ ये डेविएशन 90 डिग्री अगर इसमें है तो ये डेविएशन का कौन सा केस है, टीआईआर के पहले वाला है या टीआईआर के बाद वाला है। हाँ, कैसे पता चला दिव्येश इसमें कि ये टीआईआर के बाद वाला के, मतलब टीआईआर के बाद हुआ है ये बच्चों ऐसे पता चलेगा कि टीआईआर के पहले पहले तक डेविएशन कितना होता है π/2 माइनस थीटा सी। तो π/2 माइनस थीटा सी यानी 90 माइनस डेल्टा इक्वल टू, मैं यहां वाले केस में देख रहा हूं 90 माइनस थीटा सी। अब क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री से तो कम है, यहां पर हमको दिख रहा है ना। तो अगर मैं यहां पर थीटा सी की वैल्यू रखूंगा, कुछ भी थीटा सी की कोई भी वैल्यू अगर मैं यहां पर रखता हूं तो डेल्टा की वैल्यू 90 डिग्री से कैसे आएगी, कम ही आएगी ना। इस रेंज में यहां से यहां तक में जो डेल्टा की वैल्यू है, एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू 90 डिग्री से तो कम ही है ना। 90 डिग्री कब होगा डेल्टा, जब थीटा सी 0 हो जाए। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है आरुषि। यहां पर जो डिविएशन है, अगर हम चाहते हैं कि डिविएशन 90 डिग्री हो तो थीटा सी कितना होना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि डेविएशन 90 डिग्री हो जाए तो थीटा सी की वैल्यू कितनी डालनी पड़ेगी इधर 0। तो वो तो पॉसिबल नहीं है कि क्रिटिकल एंगल 0 हो जाए। यानी कि इस वाले केस में का हिस्सा नहीं है, ये जो केस है वो इधर का नहीं है। इसमें डेविएशन कहां हुआ है, ऊपर वाले हिस्से का केस है। तो ऊपर वाले केस में हम लिख लेते हैं डेविएशन का फॉर्मूला होता है वहां पर डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 2i। तो डेल्टा को मैंने लिखा 90 डिग्री,
तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2i, तो इससे i कितना जाएगा, हाँ 45 डिग्री। तो इसका आंसर है 45 डिग्री। तो ये 4 क्वेश्चन वर्मा जी ने लाइन से इसलिए पूछे हैं कि जिसको ये ग्राफ समझ में आता होगा वही कर पाए। इसमें 30 वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल ग्राफ पर भी बेस्ड है। 31 वाला समझ में आया, अभी जो हमने लास्ट में किया, इसमें इन्होंने एंगल ऑफ डेविएशन कितना पूछा था, 90 डिग्री पूछा था। लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन 90 डिग्री तभी हो सकता है जबकि वो TIR में हो रहा हो। उससे पहले तो डेविएशन कितना होगा, 90 माइनस थीटा सी होगा। 90 माइनस थीटा सी की वैल्यू तो 90 डिग्री से कम आएगी, तो वो डेविएशन यहां नहीं हो रहा है, यानी कि इसके ऊपर वाला केस है। समझ गए भाई कि नहीं? ठीक है, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होती है, जरा आरुषि तुम ही बताओ प्रिज्म क्या होती है। आरुषि, प्रिज्म क्या चीज होती है, मतलब उसकी प्रिज्म की कोई का डेफिनेशन बताओ तो, क्या है डेफिनेशन प्रिज्म की? व्हाट इज प्रिज्म? अच्छा, तो तुम्हें जो प्रिज्म के बारे में पता है, मतलब प्रिज्म है क्या? चलो तो मैं लिखवाता हूं डेफिनेशन को, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ये हमारा जो सिस्टम है कितना सही सही टाइप करता है। प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय एनी नंबर ऑफ surfaces. Surfaces may be plane or curved such that the surfaces facing incident ray and emergent ray are not parallel. यार इसने ऑलमोस्ट सही टाइप कर दिया है। ये डेफिनेशन है प्रिज्म की। प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय एनी नंबर ऑफ सरफेसेस। और जो सरफेसेस हैं वो कैसे हो सकते हैं, प्लेन भी हो सकते हैं, कर्व्ड भी हो सकते हैं। सच दैट द सरफेसेस फेसिंग इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे आर नॉट पैरेलल। जैसे कि तुमने जो पढ़ा हुआ है प्रिज्म सबसे ज्यादा, वो ये देखा हुआ है कि ऐसा होता है प्रिज्म, है ना, ABC। अब जो डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन ये कहती थी कि जो प्रिज्म है वो रिफ्रैक्ट कई सारे प्लेन सरफेसेस से बाउंडेड है। ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय एनी नंबर ऑफ सरफेसेस, तो यहां पर जो बीच में मटेरियल भरा हुआ है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है। और कितने सरफेसेस से बाउंडेड है ये, इसमें कितने सरफेस दिख रहे हैं बाउंडेड? क्यों भाई, प्रिज्म में इसमें कितने सरफेस होंगे, बाउंडेड सरफेस कितने हैं इसमें? दिवेश, मतलब वो सरफेसेस जिन्होंने ट्रांसपेरेंट मीडियम को अपने अंदर समाया हुआ है। जैसे ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है ये, और एक सरफेस तो ये दिख रहा है तुमको, एक ये वाला है, एक ये वाला है। कितने सरफेस ने मिलके इस मीडियम को अपने अंदर समा लिया है, बाउंडेड है?
बताओ आरुषि, तुम बताओ जरा। हाँ, ये 3D की सिचुएशन है। ऐसे सरफेस होगा, दो तो ये हो जाएंगे, एक नीचे हो जाएगा इधर, तो ये कितने हुए? 3। एक इस तरफ से होगा, एक इस तरफ से होगा, कितने होंगे? कितने सरफेस हुए इसमें? 5। 5 सरफेसेस हैं प्रिज्म में, दिखते 3 है हमको। ठीक है दिवेश, डेफिनेशन क्लियर हो गई कि नहीं? अभी मैंने पूरी बात बताई नहीं है, मैं अभी तुमको और बताऊंगा। अभी मैं तुम्हारे थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूं उसके लिए। देखो, इसमें हमने मान लिया है कि ये है ए, बी और सी। तो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई सरफेस एसी पर, फिर यहां से रिफ्रैक्शन हुआ, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई, ये रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं पी, ये क्यू। फिर दूसरा नॉर्मल खींचा हमने दूसरे सरफेस पर, ये आर। तो पी आर कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे है, जो कि प्रिज्म के अंदर चल रही है। फिर ये रे ऑफ लाइट बाहर निकल आई, आर एस। तो ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आई है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। इसको लिखते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है। और अलीशा, R2 क्या चीज है? जैसे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था R1, R2 क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है AB सरफेस पर। और ये एंगल मैंने बनाया, इसे कहीं पर I2 लिखा रहता है, कहीं पर ये E लिखा रहता है। E का मतलब होता है एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, तो यहां पर जिन दो सरफेसेस से रिफ्रैक्शन हुआ है, वो सरफेसेस कैसे हैं? इंक्लाइंड है, ये प्लेन नहीं है, मतलब पैरेलल नहीं है। और ये जो एंगल बना यहां पर, जिन सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ है उनके बीच का एंगल कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म कौन किस किस के बीच का एंगल है? जिन दो सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ है उनके बीच का एंगल। ठीक है, अगर रे ऑफ लाइट मान लो ऐसे आती, ऐसे आती, यहां से ऐसे निकल जाती, तो एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा होता? सी होता। इस वाली रे के लिए, फॉर दिस रे एंगल ऑफ प्रिज्म इज सी, और यहां पर एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा है? ए। तो रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म उन सरफेसेस के बीच का एंगल होता है जिन सरफेसेस पर रिफ्रैक्शन हुआ है। ये बात समझ में आ गई? क्यों भाई? अच्छा, अब ये बताओ, इसको हम प्रिज्म कहेंगे कि नहीं? अब मैं कुछ शेप बना रहा हूं यहां पर, ऐसा बना दिया हमने कुछ, ये प्रिज्म है कि नहीं है? दिवेश, अच्छा ठीक है। अब ये बताओ, एक मैंने क्यूब बना दिया यहां पर, सॉलिड क्यूब ऑफ ग्लास, क्या ये प्रिज्म है? बोलो। आप रीजन बताओ क्यों नहीं है? हाँ, लेकिन अभी हमने इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे बनाई कहाँ बेटा? ऐसा हो सकता है कि रे ऑफ लाइट यहां से आए, ये नॉर्मल है, यहां से जाके यहां से ऐसे निकल जाए, तो ये प्रिज्म की तरह से बिहेव करेगा, और जो ये वाला एंगल होगा ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा। अगर रे ऑफ लाइट यहां से आती है, ऐसे जाके ऐसे निकल जाती है, तो ये भी प्रिज्म है, और इसका एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है? इन दोनों सरफेसेस को मैं ऊपर एक्सटेंड कर दूं तो जो एंगल ए बनेगा ये एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, ये भी प्रिज्म है। तो ये बात ठीक है, जिन सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा अगर वो पैरेलल सरफेस है तो फिर उसको प्रिज्म नहीं कहेंगे, और जिन सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ है अगर वो इंक्लाइंड है तो फिर वो प्रिज्म है।
तो ये भी प्रिज्म की तरह से बिहेव कर सकता है, डिपेंड करता है कि इंसिडेंट रे कहां से आई और रिफ्रैक्टेड होके कहां गई। समझ आई ये बात? इसके बाद इसमें एक और डेफिनेशन अगर हम लिखें कि एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म क्या होता है, तो क्या डेफिनेशन लिख देंगे रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म की? The angle between surfaces which are facing incident and emergent rays is called angle of prism. The angle between surface rays which are facing incident and emergent rays ठीक है, तो ये भी डेफिनेशन लिख दी हमने किसकी, एंगल ऑफ प्रिज्म की, या रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म की डेफिनेशन ये हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल सरफेस पर इंसिडेंट होती तो क्या हो जाता भाई? अभी 2 मिनट में यार ये फिर डिस्कनेक्ट होगा। रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म के जो अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में हमको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो इसके जो वेरिएबल होते हैं वो कौन कौन से हैं, I1, I2 या I1, R1, R2 और E है। ठीक है, तो इसके बीच में रिलेशन निकालना है, तो उसके लिए एक क्लियर सा डायग्राम बनाते हैं हम। अलीशा, ये बताओ प्रिज्म जो दिख रही है तुमको, इसके कितने सरफेसेस हैं, नंबर ऑफ प्लेन कितने? हाँ 5 है, ठीक है, याद है। अब देखो, अब मैं इसमें डायग्राम बनाऊंगा। तो यहां से मैंने बनाई इंसिडेंट रे, ये बनाया हमने नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये इमरजेंट रे है। इसके जो वेरिएबल्स हैं उसको मैं से लिखते हैं, ये है I1, ये है R1, ये है R2 और ये है E के बराबर। ठीक है, और इस एंगल को हमने लिखा हुआ है A। तो रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म कितना है, A के बराबर है। अब हम इसमें रिलेशन लिखेंगे। तो पहले सरफेस पर, एक मिनट ना, ये डिस्कनेक्ट होने वाला है, अभी कितना टाइम बाकी है, 1 मिनट बाकी है। अगर मुझे R1, R2 और A के बीच का रिलेशन निकालना है, तो मुझे बताओ कि ये जो एंगल है यहां पर, ये एंगल कितना लिख सकते हैं, मतलब ये वाला एंगल कितना है, ये हो जाएगा 90 माइनस R1, और ये एंगल कितना है, 90 माइनस R2। तो इस वाले ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। तो 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 प्लस A इक्वल टू 180। तो यहां से पहला रिलेशन आया R1 प्लस R2 इक्वल टू
ए के बराबर, और इसमें हमने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं किया, यानी कि ये जो रिलेशन है ये हर केस में एप्लीकेबल होगा। पहला रिलेशन है ये R1 प्लस R2 इक्वल टू ए के बराबर। अब दूसरा निकालते हैं डेल्टा में रिलेशन इसका, कि डेल्टा में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो मैं जरा वेट कर रहा हूं कि ये डिस्कनेक्ट हो जाए। तो एक रिलेशन हमारे पास आ गया, और ये है R1 प्लस R2 ए के बराबर। अब हम डिविएशन का रिलेशन निकालते हैं। मुझे लगता है ये ना तुम्हारे स्कूल में इसका डेरिवेशन कराया होगा, इसका भी है ना। अब उसमें मेथड उन्होंने क्या यूज किया था डिविएशन में, मैं दोनों मेथड तुमको बताता हूं। देखो, एक बड़ा सिंपल सा मेथड तो वो है जो मैं अभी पहले लिख रहा हूं, कि डिविएशन प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट रिफ्रैक्शन। पहले रिफ्रैक्शन में आरुषि कितना डिविएशन हुआ है उसको मैं लिख रहा हूं डेल्टा वन। तो डेल्टा वन इक्वल टू कितना होगा, इसमें एंगल बड़ा कौन सा बेटा ये बताओ, I1 बड़ा है कि R1 बड़ा है। हाँ, मतलब मैं ओरिजिनल डायरेक्शन इसकी ये बना देता हूं, ये ओरिजिनल डायरेक्शन है, ये ओरिजिनल डायरेक्शन है। तो यहां से लेके यहां तक का जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल है ये कितना है, I1 है। और ये जो एंगल हुआ ये हुआ डेल्टा वन। तो डेल्टा वन कितना आएगा, I1 माइनस R1। अब ये बताओ ये डिविएशन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। रे ऑफ लाइट की ओरिजिनल डायरेक्शन ये थी, और हाँ प्रिज्म ने उसको ऐसे मोड़ दिया, तो ये क्लॉकवाइज बेंड हो गई है, तो ये डेविएशन हो गया क्लॉकवाइज। फिर हम लिख रहे हैं डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन द सेकंड रिफ्रैक्शन। तो डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन द सेकंड रिफ्रैक्शन, उसको लिख रहा हूं मैं डेल्टा टू इक्वल टू। तो अब डेल्टा टू कहां बनेगा, उसके लिए मैं ओरिजिनल डायरेक्शन बनाता हूं, यहां पर ये ओरिजिनल डायरेक्शन है और फाइनल डायरेक्शन ये है, तो ये एंगल होगा डेल्टा टू। तो डेल्टा टू कैसा है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो ओरिजिनल डायरेक्शन ये थी, फिर रे ऑफ लाइट ऐसी घूम गई, तो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है। और कौन सा एंगल बड़ा है, R2 बड़ा है या E बड़ा है, E। तो इसको हम लिख लेते हैं E माइनस R2, और डेविएशन ये भी क्लॉकवाइज है। इक्वेशन नंबर 3, तो जो नेट डेविएशन आया, नेट डेविएशन हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू I1 माइनस R1। दोनों का सेंस सेम है तो इसलिए ये ऐड होंगे, ये E माइनस R2। तो उसको डेल्टा को हम ऐसे याद रखेंगे, I1 प्लस E माइनस R1 प्लस R2। एक मेथड तो ये है डेविएशन निकालने का, और मुझे लगता है तुमको इस वाले से नहीं कराया होगा, या इसी से कराया था। हाँ, वो दूसरा वाला भी मैं बता देता हूं अभी। ये समझ में आ गया। अच्छा, इसमें क्या है, हमने सेपरेटली दोनों डेविएशन लिए और उनको ऐड कर दिया, और ये डेविएशन आ गया। कई बुक्स में फॉर्मूला जो है वो ये यूज करते हैं, I1 प्लस I2 इक्वल टू माइनस R1 प्लस R2, यानी E को कितना लिख लेते हैं, वो एंगल ऑफ इमरजेंस का सिंबल I2 यूज करते हैं। दिवेश तुमको क्या पढ़ाया है, अरे तुम तो बोल रहे थे रिफ्रैक्शन कराया है। अच्छा, चलो तो अब मैं दूसरा वाला मेथड भी तुमको बताता हूं।
दूसरे वाले मेथड के लिए नया डायग्राम बनाए, इसी डायग्राम में बनाएंगे तो जो है अब ये हमने बना ली है प्रिज्म। ठीक है, और इंसिडेंट रे यहां से आती है। इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ज्योमेट्री बहुत लगानी पड़ती है। इसमें डायग्राम थोड़ा साफ साफ बनाऊंगा मैं। ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है जिसको कि हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। ये ओरिजिनल डायरेक्शन थी इसकी। अब खींचना है हमको यहां पर एक नॉर्मल, तो ये मैंने खींच दिया इस वाले सरफेस पर नॉर्मल। ठीक है, अब रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होगी यहां से, ये रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट हुई इधर, और यहां पर भी एक नॉर्मल बनाना है, तो एक नॉर्मल बनाया हमने। ये बना दिया दूसरा नॉर्मल। अब हमको जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी इसकी, एक तो वो बनानी है। ये ओरिजिनल डायरेक्शन है। ओरिजिनल डायरेक्शन को दिखाते हैं हम डॉटेड लाइन से, तो ये ओरिजिनल डायरेक्शन है। अब रे ऑफ लाइट इससे नीचे हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, क्योंकि अब ये डेंसर मीडियम से आ रही है रेयरर मीडियम में। और अब हम दिखाएंगे, अगर हमने पीछे प्रोड्यूस किया होता फाइनल रे को, तो फाइनल डायरेक्शन ऑफ रे को अगर मैं पीछे प्रोड्यूस करूं तो वो बनेगा ऐसे। हाँ भाई, इस डायग्राम की हमें जरूरत थी। तो देखो, ये आई इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे गई, ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्ट हो गई यहां से, और ये फाइनली इमरजेंट रे है। अब इसमें मैं लिख रहा हूं पी क्यू, इसको लिख देते हैं यहां आर, ये है एस, इसको लिखा हमने टी, इसको लिखा यू। तो अगर तुमको डायग्राम, तो मैंने इतना साफ साफ बना दिया है, बुक्स में भी ऐसे डायग्राम नहीं मिलेंगे क्लैरिटी के साथ। अब तो मुझे बताओ कि इसमें एंगल ऑफ डेविएशन कौन सी दो लाइन के बीच में बन रहा है? दिव्येश बताओ जरा, एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा है? कौन सी रेस की, कौन सी दो लाइन के बीच में? सभी के नाम लिख दिए मैंने, किस किस के बीच में है? क्यू, यू, और एक मिनट, क्यू से कहां जा गए तुम? क्यू, एक मिनट, क्यू आर टी, क्यू आर टी कौन सा एंगल होगा? ये वाला एंगल कह रहे हो, एंगल ऑफ डेविएशन ये वाला? अच्छा, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि एंगल ऑफ डेविएशन बनता किस किस के बीच में है? इस केस की बात नहीं कर रहा, जो मैंने तुमको डेफिनेशन बताई हुई है, एंगल ऑफ डेविएशन किस किस के बीच में बनता है?
इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और फाइनल डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रे, ये बताया है ना। तो इंसिडेंट रे की इनिशियल डायरेक्शन कौन सी है? कौन सी? ये है ना पी क्यू टी यू, ये है ना पी क्यू टी यू, ये है ना इनिशियल डायरेक्शन। फाइनल डायरेक्शन कौन सी है? फाइनल कौन सी है? टी पी क्यू आर। गलत। फाइनल डायरेक्शन कौन सी है? आरुषि तुम बताओ फाइनल डायरेक्शन कौन सी है? हाँ, ये फाइनल डायरेक्शन है टी आर एस, ये रह गई है यहां पर। और इनिशियल डायरेक्शन कौन सी है? पी क्यू टी यू, ये इनिशियल डायरेक्शन थी। हाँ, ये इनिशियल डायरेक्शन थी और ये टी आर एस ये फाइनल डायरेक्शन है। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा वो एंगल ऑफ डेविएशन ये है। दिव्येश समझ में आया ये? यार समझो, इतनी मेहनत से डायग्राम बनाया है ये, क्योंकि हाथ से बनाने में इतनी क्लैरिटी नहीं आती, जब मैं पेन से बनाता हूँ तो ये डेल्टा ये हुआ। अलीशा तुमको समझ में आया? अच्छा, तो अब ये बताओ कि ये एंगल कौन सा है? I1 है, एंगल ऑफ इनके नोटेशन ना सिंबल फिक्स होते हैं। ये I1 है। R1 कौन सा बनता है यहां पर? ये R1 होता है। ये एंगल R2 ही लिया जाता है। और जो नॉर्मल के साथ में फाइनल एंगल बना एंगल ऑफ इमर्जेंट का, वो कौन सा है? ये वाला है, E। तो अब ये बताइए कि ये एंगल कितना है यहां पर? ये वाला जो एंगल है, ये कितना एंगल बनेगा यहां? तो देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है यहां पर और एक ये वाली लाइन है, इनके बीच का एंगल कितना है? ये I1 है ना। तो आगे जाके ये एंगल कितना हो जाएगा इनके बीच में? I1 ही होगा। तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये कितना आएगा? ये आएगा I1 माइनस R1। ऐसे ही यहां पर जो एंगल है ये कितना है? ये एंगल होगा E माइनस R2 के बराबर। मतलब ये वाला जो एंगल आएगा ना, ये एंगल है E माइनस R2 के बराबर। तो ये था, ये देखो इसको मैंने और आगे बढ़ा दिया, तो ये जो एंगल है ये एंगल है R2 और नीचे वाला है, ये पूरा एंगल है E, तो ये E माइनस R2, तो ये भी बचा E माइनस R2 के बराबर। तो ये एंगल E माइनस R2 है। अब हम ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं TQR। इन ट्राइंगल TQR डेल्टा इज एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसके बराबर होता है। तो डेल्टा इक्वल टू आएगा, ये डेल्टा इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से? I1 माइनस R1 और ये E माइनस R2। तो I1 माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो डेविएशन आ जाता है I1 प्लस E माइनस R1 प्लस R2 के बराबर। ये शायद तुमको स्कूल में इस तरह से ज्योमेट्री से निकलवाया होगा। क्यों आरुषि, तुमको कैसे ऐसे ही कराया था?
हाँ, तो ये बुक्स में भी तुमको नॉर्मली ऐसे ही मिलेगा। तो ये तुम स्कूल में तुम ऐसे ही करके आना। तुम्हारे अगर स्कूल में इसका डेरिवेशन आ जाए तो यही मेथड लगा के आना। मुझे वो ज्यादा आसान लगता है। पहले डेल्टा 1 निकाल लिया, फिर डेल्टा 2 निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, तो एक ये रिलेशन आ गया। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है कई जगह पर, डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 के बराबर। ये हो जाएगा 4 वेरिएबल। ठीक है, तो ये इनको यूज करना है। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, एक दो क्वेश्चन के बाद क्लास को खत्म करेंगे, क्योंकि तुम्हारी आगे भी दूसरी क्लास है। रिलेशन क्या याद रहेंगे? R1 प्लस R2 इक्वल टू ए के बराबर, और डेल्टा इक्वल टू है I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। अच्छा, एक चीज और मैं तुमको बता दूं कि ये जो डायग्राम हमने बनाया था, रे ऑफ लाइट यहां से गई, ये नॉर्मल है, फिर यहां चली गई, फिर इधर से बाहर निकल गई। ये है I1, ये R1, ये R2, और इस एंगल को मान लेता हूं मैं I2 है। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना ये I1, बोलो। और ये I2 क्या है? ये एंगल ऑफ इमरजेंस कह सकते हैं इसको, है ना। अगर मान लो हमने एक प्लेन मिरर रख दिया यहां पर, और उस प्लेन मिरर की परपेंडिकुलर गिरी ये वाली लाइट, तो क्या होगा? क्या होगा, बोलो। हाँ, वेरी गुड, यही मैं तुमको बताना था कि अगर यहां से हम एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 कर दें, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, पहला रिफ्रैक्शन का R2 बन जाएगा, फिर R1 बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और I1 बन जाएगा एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक, ये याद रखना, आगे जरूरत पड़ेगी इसकी भी हमें। अब मैंने एक प्रिज्म ले लिया यहाँ पर, ये एंगल 60 डिग्री के बराबर है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3 के बराबर, और जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है इस पर, वो इंसिडेंट होती है 60 डिग्री पे। तो तुमको बताना है फाइंड डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म। प्रिज्म ने कितना डेविएशन प्रोड्यूस किया, इसमें निकालो जरा। कितना आ रहा है? डेल्टा निकालने के लिए किस किस चीज की जरूरत है हमको? I1 चाहिए, I2 चाहिए, R1 चाहिए, R2 चाहिए। तो इसका एक तरीका तो ये भी होता है बच्चों, देखो I1 R1 प्लस R2 को कितना लिख सकते हो? A के बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A के बराबर। ठीक है, तो A हमको पता है, तो एक चीज से तो निपट गए हम। तो I1 प्लस I2 माइनस A की वैल्यू रख देंगे 60 डिग्री। अब हमको I1 I2 चाहिए। I1 दिया हुआ है 60 डिग्री, स्नेल्स लॉ लगाओ, R1 निकाल लो कितना है। वन इंटू साइन 60 इक्वल टू √3 इंटू साइन R1। तो साइन R1 कितना आया? √3/2 अपॉन √3,
ये 1/2, तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। किस चीज की जरूरत है जो नहीं मिल रही है हमको? R2 निकाल लो, इससे कितना आएगा? R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना होता है? ए कितना है? ए कितना है? 60 डिग्री है। R1 30 निकाल लिया, तो 30 प्लस R2 इक्वल टू 60, तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई? 30। R2 अगर 30 है तो फिर दोबारा स्नेल्स लॉ लगाओ। यहां से ये एंगल हमारे पास R1 कितना आ गया था? 30। फिर हमने R2 निकाला तो R2 कितना आया? ये भी 30 आ गया। ठीक है, तो अब स्नेल्स लॉ फिर लगा रहे हैं हम कहां पर? इस जगह पर। तो यहां लिखेंगे √3 इंटू साइन 30 इक्वल टू, बाहर तो एयर है तो 1 इंटू साइन I2। तो साइन I2 कितना आया? हाँ, तो ये साइन I2 हो जाएगा √3/2, यानी I2 इक्वल टू 60 डिग्री। तो अब यहां से जो डेल्टा था उसमें हम सारी वैल्यूज रख देते हैं। इसको हटा दें यहां से। डेल्टा इक्वल टू I1 60 प्लस I2 कितना? 60 माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म 60, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा बचेगा 60। तो ये आया इसका आंसर। तो डेविएशन प्रोड्यूस बाय द प्रिज्म कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीचे लिखा हुआ है फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट रे ऑफ लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ। फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट रे ऑफ लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ। आवाज बहुत स्लो आ रही है, दोबारा जोर से बोलो। हाँ सॉरी, मैं लिखना भूल गया, इसमें √2 है ये। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसमें √2 के बराबर। अपने पाथ को रिट्रेस करने के लिए क्या जरूरी है? सॉल्यूशंस बनाने से पहले कॉन्सेप्ट बता दो जरा। हाँ, यानी कि जो सेकंड वाला सरफेस है जहां पर पॉलिश कर दी गई है, जो कि मिरर की तरह से बिहेव करेगा, उस सरफेस पर रे ऑफ लाइट को परपेंडिकुलर गिरना चाहिए। तो अगर रे ऑफ लाइट तुम उस पर परपेंडिकुलर गिरा दो तो बस तुमको सारे एंगल पता चल जाएंगे।
ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये जो डैश लाइन है ये क्या बता रही है, ओरिजिनल डायरेक्शन, और इस सरफेस को किया हुआ था हमने पॉलिश, तो ये बिहेव कर रहा है लाइक ए प्लेन मिरर। तो अगर रे ऑफ लाइट यहाँ पर 90 डिग्री पर गिरी है बच्चों, तो अब तो बता दो यार सारा कुछ। यहाँ पर रे 90 डिग्री पे गिरी है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया है, कितना? कौन सा फॉर्मूला लगाया इसमें? ये एंगल हो गया ना, ये कितना है, ये आर के R1 लिखते हैं हम इसको। ये तो अगर ये R1 है तो ऊपर वाला एंगल कितना है, ये वाला वो 90 माइनस R1 हो गया ऊपर वाला, तो तीनों एंगल का सम कर दो, 90 प्लस 90 माइनस R1 प्लस 45, तीनों एंगल मिला के कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे। तो R1 कितना आया इससे, तो R1 45 आ गया। अब स्नेल्स लॉ लगाओ और एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लो, I1 कितना होगा, तो 1 इंटू साइन I1 इक्वल टू म्यू कितना था इसका, √2, तो ये √2 इंटू R1 कितना है, 45 डिग्री है, तो इससे I1 कितना आया, 90 डिग्री, तो इसका आंसर है 90 डिग्री। तो रे ऑफ लाइट विल रिट्रेस इट्स पाथ इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री। ठीक है, तो इस पर कुछ और क्वेश्चन और काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और प्रिज्म पर क्वेश्चन जो है देखो स्कूल में तो आते ही, साथ साथ जेईई मेंस में भी एक आध क्वेश्चन जरूर मिलता है इस पर, प्रिज्म पर। तो आज की क्लास को करते हैं हम यहीं पर कंप्लीट, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे प्रिज्म पे। आज हमने जो पढ़ा उस पर कोई डाउट हो तो पूछ लो मेरे से।